नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के ख़ुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाजरीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दें कि आज कल ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में डॉक्टर BR अम्बेडकर जो मीमार दस्तूर हैं, और आप देखेंगे कि किस तरह वो फ़िरका परस्तों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी, और आपने ये भी देखा कि किस तरह उन्होंने हिंदू मजहब में ज़ात पात के खिलाफ आवाज़ उठाकर बुद्ध मत इख्तियार कर लिया था। तो बहरहाल डॉक्टर BR अम्बेडकर को आज ऐसा लग रहा है कि एक मसला बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और सिलसिले में वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान जो पार्लियामेंट में उन्होंने दिया था, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो लेकिन जहाँ तक हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का सवाल है, तो आपको बता दूं कि आज मध्य प्रदेश के माऊ में जो डॉक्टर BR अम्बेडकर का पैदाइशी मुकाम समझा जाता है, वहाँ पर एक रैली मुनक्किद हुई थी, एक मीटिंग मुनक्किद हुई थी। यानी कांग्रेस की जानिब से उस मीटिंग का इनेकाद अमल में आया। यानी जय बापू, जय भीम, जय कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जय दस्तूर या जय आयन के नाम पर। और ऐसे में उन्होंने वहाँ तकरीर करते हुए कहा कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि ब्रिटिश राज पार्टी है और ब्रिटिश राज जनता पार्टी है, इस तरह की बात उन्होंने कही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जहाँ तक बीजेपी हुकूमत का या नरेंद्र मोदी हुकूमत का सवाल है, उसका एजेंडा दरअसल डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के बनाए गए दस्तूर को बदलना और रिजर्वेशन को ख़त्म करना है, इस तरह की बात उन्होंने कही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि UGC ड्राफ्ट जो है वो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है और रियासत के जो हुकूक़ है उसको मार खाने के मुतरादिफ है, इस तरह की बात उन्होंने कही है। तो बहरहाल उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का मजाक उड़ा रही है और कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। तो बहरहाल जैसा कि मैंने आपको कहा है कि रेवंत रेड्डी ने बहुत अच्छी बातें भी की हैं, तो इस सिलसिले में हम चलते हैं नईम वजाहत की तरफ और उनसे दरियाफ्त करते हैं कि और उन्होंने क्या क्या कहा है। देखिए, बीजेपी इस वक्त जो है गुज़श्ता लोकसभा इंतखाबात में उसका निशाना था 400 नशीस्तें हासिल करना, लेकिन हमारे मुल्क के जो अवाम हैं उन्होंने बीजेपी के ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया, जिसकी वजह से बीजेपी जो दस्तूर तब्दील करने का एजेंडा सामने रख के चल रही थी वो उसमें नाकामी हो गई, जिसके बाद पूरे बीजेपी के कायदीन बुखलाहट का शिकार है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। जब अम्बेडकर की पार्लियामेंट में बात आई तो कांग्रेस के कायदीन ने जब अम्बेडकर की बात की तो आग बगुला हो गए। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने कहा कि अगर आप जितना अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं और उसे भगवान का नाम लेते तो आपकी गुनाह माफ़ हो जाते। तो इस तरह की उन्होंने उनका रिमार्क करते हुए तौहीन की थी। इसके ख़िलाफ़ कांग्रेस पार्टी मुल्क भर में एहतजाज कर रही है। कल यौम जमहूरिया मनाया गया है। आज मध्य प्रदेश में एक रैली मुनक़िद की गई जिसमें कांग्रेस के तमाम रियासतों के चीफ मिनिस्टर, PCC प्रेसिडेंट और अहम कायदीन ने शिरकत की, जिसमें चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी शिरकत की। वहाँ मीडिया के नुमाइंदों से जब मीडिया के नुमाइंदों ने रेवंत रेड्डी से बातचीत की तो उन्होंने बीजेपी को ब्रिटिश राज पार्टी करार दिया, जिसके बाद बीजेपी में एक नई बहस शुरू हो गई। आपको बताऊं कि लोकसभा इंतखाबात से कबल बीजेपी जब घुटने पे आ गई थी, तभी भी रेवंत रेड्डी ने ही कहा था कि बीजेपी दस्तूर तब्दील करना चाहती है, रिजर्वेशन ख़त्म करना चाहती है। इसके बाद RSS के मोहन भगवत हो या फिर बीजेपी के आला कायदीन ने इसकी तरदीद करते हुए अपना सारा वक्त गंवा दिया था। जी हाँ। आज फिर मुल्क का दस्तूर जो है उसके ऊपर बादल मंडरा रहे हैं। बीजेपी की नीयत सही नहीं है, वो RSS के एजेंडे को मुकम्मल करने की कोशिश कर रही है। इसके ख़िलाफ़ जो एहतजाज किया जा रहा है उसमें रेवंत रेड्डी ने ख़ास तौर पर शिरकत की और कहा है कि बीजेपी नहीं चाहती कि जो अम्बेडकर का जो दस्तूर है वो क़ायम रहे और जो रिजर्वेशन है वो क़ायम रहे। इसलिए मुख्तलिफ़ हरबों का इस्तेमाल करते हुए दस्तूर को तब्दील करना चाहती है, रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाहती है, इस तरह के उन्होंने इल्ज़ाम लगाए।
बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक रेवंत रेड्डी का सवाल है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि दस्तूर बदलने बीजेपी का जो खुफिया एजेंडा है वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, इस तरह की बात कही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी रिजर्वेशन सिस्टम का मजाक उड़ा रही है और वो नहीं चाहती कि जो दलित हैं, जो गरीब तबकात हैं, वो इससे इस्तेफादा करें, बल्कि बीजेपी के अज़ाइम कुछ और ही हैं। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूँ कि जहाँ तक RSS का सवाल है, आप देखेंगे कि दस्तूर की जब हम बात करते हैं तो RSS ने, जो बीजेपी की सरपरस्त तंजीम है और तमाम दिगर जो हिंदुत्वा की तंजीमें हैं, उनकी सरपरस्त तंजीम है, उसने वाज़े तौर पर दस्तूर हिंद की मुखालिफत की थी, क्योंकि उस दस्तूर को बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि एक दलित लीडर बाबा साहब अम्बेडकर थे। फिर आप देखेंगे कि RSS ने जो हिंदुस्तान का परचम था उसकी भी मुखालिफत की थी और ये कहा जाता है कि 60 के दहक तक RSS ने नागपुर में वाक़ अपने हेडक्वार्टर पर यानी हिंदुस्तान का परचम नहीं लहराया। और आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग, कौम परस्त होने का दावा करते हैं। क्या कोई कौम परस्त मुल्क के दस्तूर को ठुकराता है, मुल्क के दस्तूर को बदलने की बात करता है, या फिर मुल्क के परचम को ठुकरा कर अपने हेडक्वार्टर पर नहीं लहराता है? ये सोचने वाली बात है। तो आप ये बताइए कि क्या अब एक नई बहस मुल्क में छिड़ गई है? बिल्कुल आपने सच कहा कि मुल्क में नई बहस छिड़ गई है। बीजेपी का जो खुफिया एजेंडा है वो मंजराम पे आ गया है, लेकिन बीजेपी इसको छुपाने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसके पास पार्लियामेंट में मेजॉरिटी नहीं है। तो इसलिए शायद वो कह रही है कि हम कांग्रेस पर अम्बेडकर की तौहीन करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं अपने बचाव के लिए। जी जी। लेकिन असल जो चेहरा है बीजेपी का वो मंजराम पे आ गया है। जी जी। अगर बीजेपी को 400 नशिस्तें मिल जाती तो ज़रूर वो मुल्क का दस्तूर तब्दील कर देते थे और जो तहफ़्फ़ुज़ात मिल रहे हैं पसमानदा तबक़ात को, उसको भी ख़त्म कर दिया। जी जी जी। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम चलते हैं और उस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दें कि पद्मा अवार्ड से है। पद्मा अवार्ड से तकरीबन 139 अवार्ड से दिए गए हैं, यानी ऐलान किया गया है मुख्तलिफ़ शख्सियतों को जो मुख्तलिफ़ शोबों से वाबस्ता है। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि जहाँ तक 139 पद्मा अवार्ड्स का सवाल है, उसमें अगर आप देखेंगे तो 113 पद्मश्री अवार्ड है, यानी पद्मश्री अवार्ड है, 7 पद्मा विभूषण अवार्ड है और 19 जो है वो पद्मा भूषण अवार्ड है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि साध्वी ऋतुम्बरा को पद्मा भूषण अवार्ड दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि आप इसका दिफा करेंगे कि हमने साध्वी ऋतुम्बरा को सोशल वर्क के लिए ये अवार्ड दिया है, जबकि बंडी संजय जो मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला है, उनसे जब कहा गया कि क्यों आपने या आपकी यानी बीजेपी हुकूमत ने गदर को पद्मश्री अवार्ड क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि गदर नक्सलाइट से ताल्लुक़ रखते थे, वो इस तरह की उनकी अजीब व गरीब उन्होंने दलील पेश की है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि साध्वी ऋतुम्बरा का जहाँ तक ताल्लुक़ है बीजेपी से ताल्लुक़ रखती हैं। और आपको ये भी बता दूं कि बाबरी मस्जिद की शहादत के मौके पर ये चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उचक उचक कर खुशियां मना रही थी। और लिब्राहन कमीशन ने मुजरिमीन के नाम, यानी बाबरी मस्जिद के जो मुजरिमीन हैं या मुलजिमीन हैं, उनकी फहरिस्त में साध्वी ऋतुम्बरा को भी शामिल किया था। और शर्म की बात यह है कि मोदी हुकूमत ने उस साध्वी को जो नफरत का प्रचार कर रही थी, बाबरी मस्जिद को शहीद करने में उसका किरदार रहा था, उसे पद्मा विभूषण यानी पद्मा भूषण अवार्ड अता कर दिया। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। जबकि गदर की बात आती तो वो तो इंसानियत की बात करते थे। देखिए, रही बात पद्मा अवार्ड्स की, तो मैं समझता हूँ कि पद्मा जो अवार्ड्स जो जारी किए गए हैं उसमें तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी। जी जी। तेलंगाना को सिर्फ 2 अवार्ड मिले, मादिगा जी कभी जी जी जी। और जबकि आंध्र प्रदेश को 5 मिले, क्योंकि बैसाखी जो है वो आंध्र प्रदेश है। जी जी। 6 महीने में 3 लाख करोड़ रुपए का वहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दिए गए। जी जी। तेलंगाना को जो ग्रांट्स मिलना चाहिए 21,000 करोड़ रुपए के, जी जी, सिर्फ 4,000 चिल्लर करोड़ के ग्रांट्स। जी हाँ जी। हर मामले में अवार्ड्स में तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, प्रोजेक्ट्स में नाइंसाफ़ी की जा रही है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है उसमें नाइंसाफ़ी की जा रही है। तो आप देखिए गद्दार, जी हाँ, आप कौन नहीं जानता बताइए? आप गदर को कोई भी जानता है। जी हर कोई जानता है। लेकिन आज जिस तरह से बंडी संजय का जिस तरह का बयान सामने आया है, इंतही गलत है। जी जी। तो आप साध्वी ऋतुम्बरा को देख लीजिए, बाबरी मस्जिद के निज़ाम में उसका नाम शामिल होता है तो उसको अवार्ड दिया जाता है। जब से बीजेपी हुकूमत बनी है, बिलखुसूस मोदी वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, तब से RSS के कायदीन को गवर्नर बनाया जा रहा है, या फिर RSS के नज़रियात रखने वालों को यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं। ये मुख्तलिफ ओहदों पर उन्हें फाइज किया जा रहा है। यहाँ तक कि UGC ने एक नया मसवदा जारी किया है जिसमें कहा गया है कि वाइस चांसलर्स का जो इंतखाब करने का इख्तियार अब रियासती हुकूमतों के पास है,
वो भी छीन लिया जाएगा, वो डायरेक्ट गवर्नर के अंडर कर दिया जाएगा, यानी पूरा जाफरानिया बना दिया जाएगा। इस तरह की जी पूरी जी, बहुत अफसोस की बात है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक पद्मा अवार्ड्स का सवाल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 139 पद्मा अवार्ड्स का ऐलान किया गया, जिसमें पद्मा विभूषण 7 है और 19 जो है पद्म भूषण है और 113 पद्मा श्री अवार्ड है। और आपको ये बता दूं कि इनमें 23 खवातीन हैं और 10 बैरूनी खवातीन, मर्द और खवातीन भी शामिल हैं। इसके अलावा आपको ये बताना ज़रूरी है कि 13 को बाद अज़ मर्ग ये अवार्ड दिया गया है। और जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, आप अंदाज़ा कीजिए कि 113 पद्मश्री अवार्ड्स में सिर्फ 4 मुसलमान हैं, 3 हिंदुस्तानी हैं और एक कुवैत से ताल्लुक़ रखती हैं। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि जो हिंदुस्तानी हैं उनमें मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो हैं सैयद ऐनुल हसन वो शामिल हैं, और बेगम बतूल जो राजस्थान से ताल्लुक़ रखती हैं, और बेगम बतूल को बेगम भजन्स भी कहा जाता है। ये श्री रामचंद्र जी और श्री गणेश के भजन गाने में महारत रखती हैं और ये मुख्तलिफ ममालिक में अपने प्रोग्राम भी पेश कर चुकी हैं। ख़ास तौर पर आप देखेंगे मीरासी जो कम्युनिटी होती है उससे ये ताल्लुक़ रखती है। इनके शौहर कंडक्टर थे। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि इन्होंने अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इटाली, ट्यूनिस और वगैरह में अपना परफॉर्म भी किया है और बेगम भजन्स के नाम से ये शोहरत रखती हैं। तीसरे जो शख्स हैं फ़ारूक अहमद पीर जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं वो हैं, और चौथी जो हैं वो बैरूनी ममालिक यानी कुवैत के से ताल्लुक़ रखती हैं शेखा अली अल जाबिर अल सबा। ये मेडिसन में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 7 पद्मा विभूषण में एक भी मुसलमान नहीं है, 19 पद्मा भूषण में एक भी मुसलमान नहीं है, तो अवार्ड्स में भी तासुब, हर जगह तासुब रहेगा। देखिए आप, हमने देखा है कि कई लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं, जी हाँ, लेकिन उन्हें अहमियत नहीं दी जा रही, उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। हर मसले को सियासी रंग दिया जा रहा है या फिर मज़हब का रंग दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मुसलमानों को सलाहियतें होने के बावजूद उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। और आप किसको की आप दे रहे हैं। आप बाबरी मस्जिद के निज़ाम में जो मुस्लिम करार दी गई, उसको आप अवार्ड दे रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो जुर्म कर रहा है उसकी हौसला अफजाई की जा रही है। जी जी जी। बहरहाल एक और ख़बर की जानिब जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये खबर भी ऐसी खबर है जिसकी खबर बना देनी चाहिए, क्योंकि आपको बता दूं कि जहाँ तक वक्फ तरमीमी बिल का सवाल है, और आपने देखा कि हुकूमत की जो नीयत है उसके बारे में कहा जाता है कि बहुत बुरी नीयत है और औक़ाफ़ी जायदादें हैं अब उसके निशाने पर हैं। वो चाहती है कि किसी न किसी तरह औक़ाफ़ी जायदादों को निशाना बनाए। और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि जो फ़िरक़ा परस्त दरिंदे हैं इन औक़ाफ़ी जायदादों पर उसी तरह टूट पड़ेंगे जिस तरह गिद्ध टूट पड़ते हैं डेड बॉडीज़ पर। तो कहने का मतलब यह है कि औक़ाफ़ी जायदादों यानी वक्फ तरमीमी कानून पार्लियामेंट में पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन आपने देखा कि यानी वहाँ अपोजिशन के एहतजाज के पेश नज़र उसे जॉइंट पार्लिमानी कमेटी या मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के हवाले कर दिया गया। और इसमें आप देखेंगे कि 23 जो थे जो अरकान की तादाद है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बीजेपी के 16 यानी बीजेपी और एनडीए के 16 और अपोजिशन के 10 अरकान इसमें शामिल किए गए थे। लेकिन आपको ये बता दें कि 14 तरमीमात को इस बिल में मंजूरी दे दी गई है। और ये भी कहा जाता है कि बीजेपी की ज़ेर क़यादत एनडीए अरकान की पेश करदा तमाम तजावीज़ को कबूल किया गया, जबकि अपोजिशन की तजावीज़ को से कबूल करने से इनकार कर दिया गया। ये बराए नाम था साहब, वो हुकूमत जो चाहती है वो करना चाहती है। हुकूमत को लगता है कि वक्फ जायदादें जो है वो मुसलमानों से छीन लेनी चाहिए, क्योंकि ये वक्फ जायदादें जो है वो किसी हुकूमत ने नहीं दी है मुसलमानों को, बल्कि मुसलमानों ने अपने लिए, अपने आबाद और आज़ाद के लिए वक्फ की है। जी हाँ। इस पर मरकज़ी हुकूमत बीजेपी की बुरी नज़र रखी हुई है और वो चाहती है कि आज अराज़ात की कीमत में बेताशा इजाफा हो गया है। जी जी। इन इजाफा शुदा अराज़ात से वो हुकुम जो मुसलमान के कंट्रोल में है उसको छीन लेना चाहती है। उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी में पहले एहतजाज हुआ तो उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से रुजू किया गया। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भी आप देखिए कि हुकूमत और उसके हामी हलीफ जमातों की जो तादाद है 16 है, अपोजिशन की जमातों की जो तादाद है वो 10 है। तो आप अगर इतना वोटिंग भी कराई जाती है तब भी वो लोग जो चाहते हैं वही होता है। जी जी। और ये सिर्फ बराए नाम है, आंसू पोंछने के मुतरादिफ है, वही हो रहा है जो बीजेपी चाहती है। बिल्कुल वही होगा।
अब 16 की दर और आप 10 की दर, अब 6 का फर्क आ गया है, जी। आसानी से आप वो बिल मंजूर करवा सकते जी। हैं। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि इसमें ये भी मालूम हुआ है कि जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो लोग शामिल थे अपोजिशन की तरफ से, उसमें से बाद ऐसे भी थे जिन्होंने दोगलापने का इजहार किया, यानी दोहरा रवैया अख्तियार किया। और ये भी कहा जाता है कि एक रुकन के बारे में मैं इंकशाफ कर रहा हूँ, नाम तो लेना नहीं चाहता, लेकिन उस रुकन ने एक टीम को तैयार किया और कहा कि तुम लोग इसकी तायद करो और हम इसकी मुखालिफत करेंगे। तो इस तरह के दोगलेपन की जो बातें होती है कोई भी लीडर करे, मैं समझता हूँ कि वो मिल्लत को धोखा दे रहा है। बिल्कुल सच कहा आपने। देखिए, मिल्लत का जहाँ तक मामला है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी संजीदा है। जी जी। सिर्फ सियासत करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर संजीदा, आप बताइए, अगर संजीदा भी होते तो क्या करते? 16 और 10 का मामला है। जी हाँ जी। कुछ भी अगर नहीं, लेकिन आप देखिए अखलाकी तो एक फरीज़ा होता है कि आप मुखालिफत करिए, आप नहीं है अक्सरियत में, नहीं है अखिलियत में है, लेकिन मुखालिफत तो कर सकते हैं। नहीं मुझे साहब, आप देखेंगे कि जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, ऐसा लगता है कि बीजेपी की हुकूमत सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये वक्फ तरमीमी बिल, तलाक़ सलासा और शरीयत तरमीमी कानून यही हिंदुस्तान को बचाने वाली है। दूसरी चीज़ें भूख है, बेरोज़गारी है और जो ख़वातीन की जो इस्मतें महफूज नहीं है वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। और आप देखेंगे कि रुपया डॉलर के मुकाबले बहुत कमज़ोर होता जा रहा है, वो एक मसला है। और आज आपको बता दूं कि सिर्फ एक दिन में, चंद घंटों में 10 लाख करोड़ रुपए का हमारे इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ है। उसका मसला नहीं मानती वो, बस मुसलमानों को सताना, मुसलमानों के लिए उनके मुखालिफ बिल पेश करना, यही एक मसला रह गया है हुकूमत के लिए। रियाज साहब, आप सोच लीजिए, आज से आप जहन में बैठा लीजिए कि बीजेपी हुकूमत जो है मुसलमानों के कभी बारे में, फलाह बहबूद तरक्की के बारे में कभी नहीं सोचती। जी जी। अगर सोचती तो गुज़िश्ता 11 साल 10 साल का बजट निकाल के देख लीजिए। कांग्रेस हुकूमत ने जो माइनॉरिटी बजट छोड़ के गया था उसमें मजीद कमी हुई, लेकिन इजाफा नहीं हुआ। अरे आप अंदाज़ा, आपने बहुत अच्छी बात कही है। आपको बताता हूँ कि हरियाणा में गौ रक्षा के लिए, गायों के बहबूद के लिए 510 करोड़ रुपए का बजट मख्सूस किया गया है, सिर्फ एक स्टेट में। जी जी। तो पूरे हिंदुस्तान का जो माइनॉरिटी का बजट 2014 में था, तकरीबन 5000 करोड़ रुपए का था। जी जी। आज हम देखेंगे कि वो बजट इजाफा होने के बजाय उसमें कमी होते जा रही है। जी जी। और आप बात कर रहे हैं मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी, ये तो कर ही नहीं सकते जब तक मोदी हुकूमत में है या फिर बीजेपी हुकूमत है। मुल्क में ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है कि ये चाहते हैं कि मुसलमान जितना परेशान हो, जितना तड़पते रहें, जितना उनका नुकसान हो, वो खुश होने वाले। जी जी जी। तो इसका मतलब ये सारे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी नहीं करते, क्योंकि अगर आपकी हुकूमत है तो तमाम हिंदुस्तानियों की आपकी हुकूमत है वो। सिर्फ बोलेंगे, जी जी, सब बोलेंगे हम सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सिर्फ नारे देंगे। जी जी। लेकिन काम एक ही करेंगे। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक उत्तराखंड, इसकी मिसाल आपको बताता हूँ। उत्तराखंड बीजेपी के ज़ेर इख्तियार रियासत है और वहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यकसा सिविल कोड नाफिज कर दिया गया है, नाफिजुल अमल हो गया है। और ऐसे वक्त हुआ है जबकि आप देखेंगे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वहाँ का दौरा करने वाले हैं, चंद घंटों पहले ये बिल नाफिज कर दिया गया है। तो हिंदुस्तान की पहली रियासत बन गई है जहाँ पर यकसा सिविल कोड नाफिज किया गया है। और आपको ये भी बता दूँ कि चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जो हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ा हिंदुत्व का चैंपियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी है कि खुद जो हिंदू हैं या हिंदुज़म मज़हब के मानने वाले हैं, उनमें भी भगवान भी एक नहीं है। यहाँ तक कि उनके जो अकायद हैं, उनके जो रसूमात है, वो सब बिल्कुल अलग है। नहीं वजह साहब, शादी ब्याह का मसला बिल्कुल अलग है। अब मिसाल के तौर पर अगर अमित शाह खुद को हिंदू कहते हैं और मोदी खुद को हिंदू कहते हैं, अगर इन दोनों के मरने के, जीने के, पैदाइश के, खाने पीने के और रसूमात देखेंगे तो बिल्कुल अलग दिखाई देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मुझे जहाँ तक मेरे जहाँ तक नॉलेज है, ये जो यूसीसी का जो कानून है वो सिर्फ मरकज़ कानून नाफिज कर सकती है। जी जी। लेकिन जिस तरह से रियासतों में नाफिज करने की जो कोशिश की जा रही है, दस्तूरी विफाक जो है हमारा जी, उसकी रूह को मैं समझता हूँ नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। और बीजेपी इसकी तायद कर रही है, मरकज़ी हुकूमत इसकी तायद कर रही है, उसकी हौसला अफजाई कर रही है। और बीजेपी मोदी को खुश करने के लिए उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने ये काम किया है। आपने कहा कि उनके दौरे से चंद घंटे पहले शायद वहाँ पर कुछ इनामात की बारिश भी होगी। बिल्कुल। और दूसरी बात आप देखिए, मुल्क में सबसे बड़ा मसला जो है भूख का है। जो भूखे लोग मर रहे हैं उनके लिए कानून तुम नहीं बनाते कि अगर कोई भूखा मरता है तो इसका जिम्मेदार हुकूमत होगी, इसके जिम्मेदार हुक्मरान होंगे। इस तरह का बिल पेश करना चाहिए। लेकिन आप मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करते हुए वक्त
खराब कर रहे हैं और गैर ज़रूरी मसाइल को छेड़कर ऐसा लगता है कि हिंदुस्तानियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और एक बात याद रखिए कि इंसान हमेशा बेवकूफ़ नहीं बनता, और जब जवाब हिंदुस्तानी देंगे तो फिर आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी और आपके होश भी नहीं रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप भूख इतनी है, आपको बताता हूँ कि 80 लाख लोग सिर्फ एक टाइम का खाना खाते हैं। कितनी शर्म की बात है, इसके लिए कानून क्यों नहीं बनता? बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा तो कानून बनना चाहिए। जी जी। लेकिन एक बात बताऊँ आपको मैं, जब हर सब्सिडी जा रही थी वो भी बीजेपी की आंख में या पेट में जलन हो रही थी। जी जी। हर सब्सिडी को ख़त्म कर दिया गया। जी जी। उसके बाद अब कुंभ मेला चल रहा है, 750 करोड़ रुपए दिए गए। आप बताइए ये कैसा हो सकता है? जब हर सब्सिडी को आप ख़त्म कर दे रहे हैं, फिर आप कुंभ मेलों को पैसे दे रहे हैं वहाँ की हुकूमत। आप बताइए, हज को जाने से हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा होता है। जी जी। यहाँ के जो लोग पैसा अदा करते हैं, प्लेन में जाते हैं, आपको हर चीज़ के अखराजात अदा करते हैं, ये बहुत बड़ी आमदनी हुकूमत को हो रही है। लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि सब्सिडी नहीं दी जा सकती, बंद कर दी गई। ठीक है, हमने इसको कबूल कर लिया, जिस तरह बाबरी मस्जिद के फैसले को कबूल कर लिया था, उसको भी कबूल कर लिया। आस्था की बुनियाद पर जो दिया गया। फिर साथ ही साथ आपने तलाक सलाह लाया, हमारी मर्जी के खिलाफ लाया, जी हाँ। फिर भी हमने उसको कबूल किया। अब यूसीसी लाया जा रहा है, अब फिर अब वक्फ एक्ट भी लाया जा रहा है। तो हमारी मर्जी के खिलाफ हर फैसले किए जा रहे हैं। अच्छा, आप क्यों फिक्र है भाई? हम हमारी तरक्की के लिए कोई काम नहीं किए जा रहे हैं, हमें जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के जो इकदाम थे पूरे किए जा रहे हैं। जी हाँ, यानी आप तरक्की के लिए नहीं, मुसलमानों की तबाही के सामान कर रहे हैं। ऐसे बिल ला रहे हैं। आप भगोड़े शहरों के लिए बिल क्यों नहीं लाते? आप अंदाजा लगाइए कि लाखों की तादाद में जो हमारी हिंदू बहनें हैं, उनकी शौहरें छोड़ चुके हैं उन्हें, और बेयारो मददगार वो तड़प रही हैं, बिलक रही हैं, उनका कोई देखने वाला नहीं है। उनके लिए क्यों बिल्स नहीं लाते? हिंदू बेवाओं की दूसरी शादी के लिए बिल्स क्यों नहीं लाते? ये भी सोचने वाली बात है। लोग भूखे मर रहे हैं, और भूख के लिए अगर कोई मरता है या चोरी करते हुए अगर कोई पकड़ा जाता है रोटी, तो आप उसके मार मार के उसके हाथ तोड़ देते हैं, पैर तोड़ देते हैं, जबकि उसके हाथ पैर तोड़ देना चाहिए जो इसके लिए जिम्मेदार है, चाहे वो हुक्मरान हो चाहे हुकूमत हो। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर हुकूमत की गफलत होती है तो जब कहीं जाकर गरीब रोटी चोरी करता है, और इसका जिम्मेदार गरीब नहीं बल्कि हुकूमत होती है, हुक्मरान होता है। और दूसरी अहम बात, बेरोजगारी की शरह बढ़ती जा रही है, आप उसके लिए कानून नहीं लाते। बुराइयां फैलती जा रही है, आप उसके लिए कानून नहीं लाते। दलित लड़कियों की इस्मतें लूटी जा रही हैं, आप उसके लिए कानून नहीं लाते, सिर्फ मुसलमानों के लिए कानून लाते हैं। आखिर मोदी जी को मुसलमानों के लिए इतनी फिक्र क्यों है? उनके दिल में मुसलमानों से इतनी मोहब्बत क्यों है? अब देखिए, बजट पेश करने वाले हैं जी, आइंदा एक हफ्ते के अंदर। जी जी। मुझे नहीं लगता कि उस बजट में भी मुसलमानों को कोई दिया जाए। बहुत मोहब्बत है मोदी जी को। फिर ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका तरक्की बोल रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुसलमानों की कोई तरक्की नहीं हो रही। यानी संस्कारी हुक्मरान है वो, संस्कारी। जी जी जी। तो मुसलमानों को कोई तरक्की नहीं हो रही, और मुसलमानों की तरक्की के लिए कोई नई स्कीमात भी नहीं लाई गई है। देखिए, हिंदुस्तान में 25 माइनॉरिटीज़ का 25% हिस्सा है। 25% आबादी को इग्नोर करते हुए मुल्क की तरक्की की जो बुनियादें हैं वो नहीं रखी जा सकती। जी हाँ। अगर आप 25% आबादी को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो ये समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान तरक्की करेगा। आप 5 ट्रिलियन माशियत की बात कर रहे हैं, जबकि मुसलमान तालीमी पसमानदगी का शिकार है। मुसलमानों को दिए जाने, मुस्लिम तलबा को दिए जाने वाले जो स्कॉलरशिप है वो ख़त्म कर दिए जा रहे हैं। तो फिर आप तालीमी जो कमी है उसको दूर करने के इक़दाम कैसे कर पाएंगे? अरे आप देखिए, फसादात में कौन मर रहे हैं? मुसलमान मर रहे हैं। मुसलमानों को मुख्तलिफ बहानों से निशाना बनाया जा रहा है। कोरोना आता है तो उसके लिए जिम्मेदार मुसलमानों को करार दिया जाता है। शर्म की बात है। इस तरह के कवानीन बनानी चाहिए कि कोई किसी को जिम्मेदार करार नहीं देगा, बल्कि जो जिम्मेदार होगी वो हुकूमत होगी। आप अंदाजा कीजिए नहीं मजा साहब, कोरोना वायरस के जो वबा फैली थी, आलमी वबा, आप देखेंगे कि मोदी जी ट्रंप का इस्तेकबाल कर रहे थे, नमस्ते ट्रंप। आप देखें गुजरात में जिस तरह उन्होंने किया था, और उसके बाद किस तरह वबा फूट पड़ी। क्या उसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नहीं है? नहीं, हमारे वज़ीर आज़म जिम्मेदार नहीं हो सकते। जी जी। क्योंकि वो जिम्मेदारी नहीं लेते। जिम्मेदारी लेते नहीं, बल्कि वो हमेशा मुल्क की तरक्की की बात करते हैं। अच्छा, सोचते भी है मुल्क की भला तरक्की की। बहबूद क्या वो तरक्की देना चाहते हैं, कौम को हर लिहाज से उनकी जो ज़रूरतें जो है वो पूरा करना चाहते हैं, लिहाजा उनके ऊपर आप कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। हाँ, इस वास्ते कि कौम की तरक्की मुसलमानों को तबाह करके, या मसाजिद के नीचे मंदिर तलाश करके, या फिर मणिपुर में कि ईसाइयों के गिरजाघरों को गिरा कर उनका कत्लेआम करके, या फिर उनके बेटियों की इज्जतें लूट कर, या फिर आप देखेंगे दलित लड़कियों की, दलित बेटियों की इज्जत। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? जी जी, पूरी तो हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, मणिपुर की बात किया। मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा है, बिल्कुल हिस्सा है, और हमारा मशरिकी जो रियासत है वो मशरिकी हिंदुस्तान की रियासत है वो। तो आज तक कभी हमारे वज़ीर आज़म वहाँ पर
गए क्यों नहीं? नहीं, हाँ, आपका मतलब वो था, लेकिन आप तो मुहे पे बता रहे हैं, मैं सोच रहा था आप क्यों आपने तंज किया है ये। जी हाँ। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात कही है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि वहाँ 252 से ज़ायद लोग मारे गए, कई लड़कियों की इज्तिमाई इस्मत रेजी हुई, कई औरतों को यानी की बरहना परेड करवाई गई और आप देखेंगे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज तक वहाँ नहीं जा सके। इसी वजह से नईम मुजाहिद ने तंजिया कहा कि क्या वो हमारे मुल्क में है, तो वज़ीर आज़म शायद इस बारे में वज़ीर आज़म को सोचना चाहिए। देखिए, मुसलमानों को नज़रअंदाज कर रहे, ठीक है, जी जी, ईसाइयों के साथ भी वही आलम हो जी रहा जी, है, पसमानदा तबक़ात के साथ भी वही आलम हो रहा है। कोई नई स्कीमें लाई नहीं जा रही है, जी। सिर्फ मजहबी प्रचार किया जा रहा है, नफ़रत को हवा दी जा रही है, हर तरफ हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है और मज़हब को हर मामले में आड़े लाया जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्क का जो माहौल बिगड़ गया है। बैरून ममालिक भी इस पर तशवीश का इज़हार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बैरून ममालिक को हिंदुस्तान की अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं करना चाहिए। आप बांग्लादेश में मदाखलत कर सकते हैं, आप श्रीलंका में मदाखलत कर सकते हैं, आप पाकिस्तान में मदाखलत कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में कोई और मुल्क मदाखलत न करें, ये आपका एहसास है। बहरहाल नाज़रीन, आप देखेंगे कि चलिए इस तरह की जो बातें करें, हम तो नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान चाहते हैं और आपको ये भी बता दें कि क्रिकेट जो होता है या खेल जो होता है वो मोहब्बत फैलाता है। तो हम चलते हैं पाकिस्तान में मुल्तान टेस्ट बहुत दिलचस्प रुख इख्तियार कर गया और फिर आप देखेंगे उस टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को 120 रन की अक्सरियत से यानी बरतरी से हरा दिया है। तो बहरहाल आपको ये बताने का मकसद ये है कि वेस्ट इंडीज़ ने तकरीबन 34 साल बाद यानी पाकिस्तान के खिलाफ होम सीरीज़ में कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तान को शिकस्त दी है, लेकिन आपको बता दूं कि 2 टेस्ट की जो सीरीज़ है वो 1-1 से बराबर हो गई है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान की जो शिकस्त हुई है उससे बहुत बड़ा असर पाकिस्तान पे ये पड़ा है कि टेस्ट क्रिकेट में उसका जो टेबल है, आप देखेंगे कि यानी टेस्ट पॉइंट टेबल जो है, दर्जाबंदी या पॉइंट्स टेबल जो है, उसमें पाकिस्तान आखिरी नंबर पर यानी 90 नंबर पर आ गया है, 9th पोजीशन पर आ गया है, 8th पोजीशन पर वेस्ट इंडीज़ है और 7th पर आप देखेंगे बांग्लादेश है। तो पाकिस्तान की हालत बांग्लादेश से भी ख़राब हो गई है। और आपको ये बता दूं कि जो नंबर 1 पोजीशन पर है वो साउथ अफ्रीका है और साउथ अफ्रीका ने 12 टेस्ट खेले हैं, 8 जीते हैं, 3 हारे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ है 69.44% उसके पॉइंट्स है। और 2nd पोजीशन पर ऑस्ट्रेलिया है, 17 मैचेस उसने खेले हैं, 11 जीते हैं, 4 हारे हैं, 63.73% उसके पॉइंट्स है। इंडिया 3rd पोजीशन पर है, 19 मैचेस खेले हैं, 9 जीते हैं, 8 हारे हैं और उसका जो पॉइंट्स है वो 50% है। और न्यूजीलैंड जो है वो 4th पोजीशन पर है, 14 मैचेस खेले हैं, 7 जीते हैं, 7 हारे हैं, 48.21% इसका है। श्रीलंका आपको बता दूं कि 5th पोजीशन पर है, 11 मैचेस खेले हैं, 5 जीते हैं, 6 हारे हैं, 45.45% है। तो नहीं मुझे सब आप ये बताइए कि किस तरह ऐसे दिलचस्प जो मैचेस होते हैं आप देखेंगे हाल ही अरसे के दौरान टेस्ट सीरीज के जो नतीजे आ रहे हैं 2-3 दिन में निकल जा रहे हैं। देखिए, मुझे ये मालूम है, जहाँ तक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का मामला है, टेस्ट का मामला है, मुझे ये मालूम हुआ है कि आज वेस्ट इंडीज के लिए जो गड़ा खोदा गया था वो गड़े में खुद पाकिस्तान यानी पिच खतरनाक टर्न इख्तियार कर गई। रही बात आपकी चैंपियनशिप ट्रॉफी की फाइनल की जो बात की जा रही है, जी 2 मरतबा हिंदुस्तान फाइनल में पहुंची थी। ये अलग बात है कि हिंदुस्तान ने 2 मरतबा भी शिकस्त 2-4 करी थी, लेकिन इस मरतबा हिंदुस्तान के पहुंचने के इम्कान बहुत कम हैं, क्योंकि आपने बताया कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया पहले और दूसरे नंबर पे हैं। जी हाँ, जो पहले और दूसरे नंबर पे होते हैं वही फाइनल खेलते हैं। जी जी जी, ये भी हो सकता है, हम देखेंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल अख्ताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम मुजाहिद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।